पलक मुंह बनाते हुए यामिनी से कहती है, लेप नहीं लगाऊं पर क्यों यामिनी? यामिनी पलक के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि आज तारा को लेप मैं लगाऊंगी। पलक आज ये काम मुझे करने दो। पलक पलट कर कहती है, पर यामिनी तुम्हें पता है ना, अगर वर्चस्विनी जी ने देख लिया तुम्हें तारा को छूते हुए तो। पलक अपनी बात पूरी करती है उससे पहले यामिनी उसे टोकते हुए कहती है, उसकी फिक्र मत करो पलक, वर्चस्विनी जी बिंदु के साथ बाजार गई हैं सामान लेने के लिए और उन्हें आने में काफी वक्त लगेगा। तब तक तो मैं तारा को बड़े आराम से लेप लगा चुकी होंगी। पलक सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, यामिनी को तारा को लेप लगाने दे या नहीं। पलक कोई फैसला ले पाती उससे पहले यामिनी फिर पलक से बोल पड़ती है, प्लीज पलक, मेरा दर्द समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो कि जब वर्चस्विनी जी यहाँ पर रहती हैं तो वो मुझे तारा के पास भटकने नहीं देती हैं। उन्हें तो यही लगता है कि तारा की आज जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे ही कसूरवार ठहराती है। बल्कि वो ये नहीं सोचती कि हम ही लोग थे जो तारा को उस काले साए से वापस बचाकर लेकर आए थे। तारा को बचाने के लिए मैं अपनी माँ को भूल गई और हमने उस काले साए को जाने दिया। पलक खामोशी खड़ी रहती है, उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कहीं ना कहीं उसे यामिनी की बात भी बिल्कुल ठीक लग रही थी। यामिनी पलक से फिर बोल पड़ती है, मैंने पुजारी जी से भी बोल दिया है और उन्होंने खुद मुझे तारा को लेप लगाने की इजाजत दी है। मुझे कुछ पल तारा बेटी के साथ बिताने दो ताकि मेरे बेचैन मन को चैन मिल सके। तुम्हें नहीं पता मेरे मन में कितनी बेचैनी है। आजकल तारा के साथ वक्त बिताऊंगी तो सब ठीक लगने लग जाएगा। आखिर मुझे भी तो उससे प्यार है ना, वो भी मेरे दिल के उतने ही करीब है जितनी वर्चस्विनी के। पलक यामिनी की सारी बात सुनने के बाद कहती है, यामिनी, अगर तुमने पुजारी जी से बात कर ली है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पलक यामिनी को लेप का पात्र देते हुए कहती है, ये लो, आज तुम ही तारा को लेप लगा लो। मैं भी जब तक अभी के साथ कुछ वक्त बिता लेती हूँ, वरना वो तो सारा दिन उस डायना के साथ ही रहता है। इतना कहकर पलक यामिनी के हाथ में लेप का पात्र थमाती है और वहां से जाने लग जाती है। यामिनी तारा के पास बैठती है और उसके हाथों में जड़ी बूटी का लेप लगाने लग जाती है। इस वक्त तारा की आंखें बंद ही थीं और वो गहरी नींद में सो रही थी। यामिनी तारा को लेप लगाते हुए खुद से बातें करते हुए कहती है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी तारा बेटी। तुम्हें जुगनुओं के साथ खेलना बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे जुगनुओं को बुलाऊंगी, फिर हम दोनों साथ में मिलकर उनके साथ खेलेंगे। तुम कभी उन्हें अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करना तो कभी उनके पीछे भागना। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर खूब सारी मस्ती करेंगे। मछली पकड़ने के लिए नदी में भी जाएंगे। यामिनी के मन में तारा का मन बहलाने के लिए जो भी बातें थीं वो लेप लगाते हुए तारा से करती जा रही थी। तारा से बातें करते करते उसकी आंखें नम होने लग गई थी। तारा की हालत देखकर उसे खुद अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी ताकत होने के बाद भी वो उस काले साए से तारा को नहीं बचा पाई थी। आखिरकार वो तारा की आंखें निकालने में कामयाब हो ही गया था। यामिनी तारा के हाथ में लेप लगाते हुए फिर बोल पड़ती है, तुम बस चलने फिरने लग जाओ तारा बेटी, फिर हम दोनों साथ में घूमने भी जाया करेंगे। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, देखना तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगी। महादेव सब ठीक कर देंगे। तारा से बातें करते हुए यामिनी उसके हाथ में लेप लगा ही रही थी कि तभी उसकी नजर तारा की हथेली के पीछे जो स्टार बना हुआ था उस पर पड़ती है। ये स्टार वाला निशान तारा का बर्थ मार्क था जो जन्म से ही उसके साथ था। यही निशान देखकर तो वर्चस्विनी ने उसका नाम तारा रखा था। यामिनी तारा के हाथ पर लेप लगाते हुए उसी स्टार वाले निशान की तरफ देख रही थी, जैसे वो निशान उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, आकर्षित कर रहा हो। यामिनी ने उस निशान पर अपनी नजरें जमाई ही हुई थी कि तभी वो देखती है कि वो निशान सफेद रंग की रोशनी के साथ चमकने लग गया था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था कि यामिनी के हाथ लगाने पर उस निशान में कुछ हुआ हो। जैसे ही यामिनी की नजर उस स्टार वाले निशान से निकलती सफेद रोशनी पर पड़ती है, यामिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। स्टार वाले निशान से इतनी तेज सफेद रोशनी निकल रही थी कि वो कमरे के चारों तरफ बिखरने लग गई थी। यामिनी हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है? यामिनी ने इतना कहा ही था कि तभी उस कमरे में कार्तिक पुजारी आ जाते हैं और उनकी नजर भी तारा के हाथ पर जो स्टार बना था जिससे सफेद रोशनी निकल रही थी उस पर पड़ जाती है। कार्तिक पुजारी यामिनी से हैरानी के साथ पूछते हैं, ये तुम क्या कर रही हो यामिनी? ये तारा के हाथ से ये रोशनी कैसे निकल रही है? यामिनी कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये मैं नहीं कर रही हूँ पुजारी जी, मैं तो बस तारा को लेप लगा रही थी। ये रोशनी उसके हाथ से खुद अपने आप निकल रही है। कार्तिक पुजारी उस स्टार वाले निशान को देखते हुए कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तारा के पास अभी भी दैवीय शक्तियां मौजूद हैं।
जैसे ही कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी करते हैं, तारा के हाथ में बने स्टार में से जो सफेद रोशनी निकल रही थी वो निकलनी बंद हो जाती है। वो स्टार वाला निशान पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। यामिनी भी कार्तिक पुजारी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहती है, हाँ पुजारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, तारा के पास अभी भी दैवीय शक्ति मौजूद है। कार्तिक पुजारी कुछ परेशान होते हुए कहते हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उस अमावस्या की रात तो उस भक्षानर के अंश ने तारा से उसकी सारी दैवीय शक्तियां ले ली थी, फिर तारा के पास दैवीय शक्ति कैसे हो सकती है? यामिनी तुरंत कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, पुजारी जी, हो सकता है कि उस रात वो भक्षानर का अंश तारा की पूरी दैवीय शक्तियां ले ही नहीं पाया हो। दैवीय शक्ति का कुछ अंश तारा के अंदर ही छूट गया हो। आखिर वो खुद भी तो भक्षानर का एक अंश ही है ना, खुद भक्षानर थोड़ी है, वो उतनी शक्तियां अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पाया हो। कार्तिक पुजारी इस बारे में सोच ही रहे थे कि फिर यामिनी बोल पड़ती है, पुजारी जी, उस अमावस्या की रात तारा को ढूंढते हुए जब हम ग्रेवयार्ड कोठी गए थे तो वहां पर रूम नंबर 666 में युग बाबू को अनुराग अंकल की आंख मिली थी और उसी की मदद से उन्होंने देखा था कि जब काला साया तारा को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी में आया था तो रूम नंबर 666 में क्या हुआ था। मुझे अच्छे से याद है, तारा की दोनों आंखें निकालने के बाद भी वो काला साया ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा था। वो तारा से बार बार बोल रहा था, तूने मेरे साथ चालाकी की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त तो मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, पर अब सब समझ आ रहा है। वो काला साया जरूर इसी चालाकी की बात कर रहा होगा। तारा ने उस भक्षानर के अंश को अपनी पूरी शक्ति नहीं लेने दी होगी। कार्तिक पुजारी तुरंत पलट कर कहते हैं, पर तारा ने ऐसा किया कैसे? यामिनी कहती है, तारा ने ऐसा कैसे किया पुजारी जी, मैं ये तो नहीं जानती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि तारा के अंदर अभी भी कुछ दैवीय शक्तियां मौजूद हैं। मैं उस शक्ति को महसूस कर सकती हूँ। वो दैवीय शक्ति बहुत कम है, पर तारा के अंदर अब भी दैवीय शक्ति मौजूद है। कार्तिक पुजारी कहते हैं, पर मुझे कभी इतने दिनों से उन दैवीय शक्तियों का एहसास क्यों नहीं हुआ? मैं तो रोज सुबह शाम तारा की देखरेख में ही लगा रहता हूँ। यामिनी कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि आपके पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है पुजारी जी। अभिशाप खत्म होने के बाद दैवीय शक्तियां मेरे पास हैं। हो सकता है इसी वजह से तारा को छूने पर मुझे उन शक्तियों का एहसास हुआ हो। मेरे छूने से उन दैवीय शक्तियों में कुछ हलचल हुई हो, जिस कारण ये सफेद रोशनी निकली हो। कार्तिक पुजारी को भी यामिनी की बात ठीक लगती है, इसलिए वो खामोश ही रहते हैं। यामिनी खुशी की लहर के साथ फिर बोल पड़ती है, कहते हैं ना पुजारी जी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देर से ही सही, पर अब हमारा वक्त आ गया है उस काले साए का फिर से सामना करने का। महादेव ने फिर हमें एक राह दिखाई है उस काले साए से लड़ने की। पर इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। यामिनी को एकदम से चुप होते देख कार्तिक पुजारी को बहुत अजीब लगता है और वो उससे तुरंत पूछ पड़ते हैं, पर क्या यामिनी? यामिनी कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, पर पुजारी जी, तारा के अंदर इस वक्त दैवीय शक्ति का जो एक अंश बचा हुआ है वो जागृत नहीं है। जब तक वो दैवीय शक्ति जागृत नहीं होती, तारा उसका उपयोग नहीं कर सकती है। उसका उपयोग करने के लिए उस दैवीय शक्ति का जागृत होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पिछली बार जैसे मैंने तारा की बाकी शक्तियों को जागृत किया था, मुझे इस बार भी तारा की इस दैवीय शक्ति को जागृत करना होगा। कार्तिक पुजारी कहते हैं, पर तुम ये कैसे करोगी यामिनी? तुम्हें पता है ना, वर्चस्विनी तुम्हें तारा के पास भी नहीं भटकने देती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें तारा के अंदर की बची हुई दैवीय शक्ति को जागृत करने की अनुमति दे देगी? यामिनी पलट कर कहती है, उसे अनुमति देनी होगी पुजारी जी, मैं उससे बात करके देखूंगी। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, पूरे पृथ्वी लोक की लड़ाई है। कार्तिक पुजारी यामिनी को मना करते हुए कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा करने की सोचना भी मत यामिनी। अगर वर्चस्विनी को ये बात पता चली कि तारा के अंदर दैवीय शक्तियां हैं और तुम उसे जागृत करना चाहती हो, तो वो उसी वक्त तारा को लेकर यहाँ से चली जाएगी। उसे लगेगा कि अब तक तो बस तारा की आंखें आवाज गई हैं, कहीं उसकी जान भी ना चली जाए। इसी डर से वो यहाँ से वापस चली जाएगी। यामिनी परेशान होते हुए कहती है, तो फिर हम क्या करें पुजारी जी? कार्तिक पुजारी कुछ सोचते हुए कहते हैं, तारा की शक्ति जागृत करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं भले ही तारा के अंदर की दैवीय शक्ति को महसूस नहीं कर पाया हूँ, पर उसे जागृत कैसे करना है ये मुझे पता है। तुम तारा से दूर ही रहो। एक और बात, वर्चस्विनी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तारा के अंदर दैवीय शक्ति अभी भी बाकी है, वरना वो तारा को यहाँ से लेकर चली जाएगी। तुमने देखा था ना उस दिन जब तारा को होश आया था, तो वो तो उसी वक्त तारा को लेकर यहाँ से जाने वाली थी। वो तो मैंने उससे कहा था कि मैं तारा की खोई हुई आवाज वापस ला सकता हूँ। मैंने उसे आश्वासन दिया, तब जाकर वो मेरी बात मानी है। यामिनी को भी कार्तिक पुजारी की बात ठीक लगने लग जाती है। उसने खुद देखा था कि जब वर्चस्विनी गांव छोड़कर शहर जाने की कितनी जिद कर रही थी।
तो कार्तिक पुजारी जी ने ही उसे रोका था। यामिनी का मन तो था कि वो खुद तारा की बची हुई शक्तियां जागृत करे, पर वो जानती थी कि वर्चस्विनी कभी इस बात के लिए राजी नहीं होती। इसलिए वो ना चाहते हुए भी कार्तिक पुजारी की बात मानते हुए कहती है, ठीक है पुजारी जी, अगर आप कहते हैं तो मैं तारा से दूर ही रहूंगी और ये बात कभी वर्चस्विनी को पता नहीं चलने दूंगी। कार्तिक पुजारी यामिनी की आंखों में देखते हुए उसे भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो यामिनी, मैं जल्द से जल्द तारा के पास जो दैवीय शक्ति का अंश बचा है उसे जागृत कर लूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, बस तुम तारा से दूर रहो। कार्तिक पुजारी की ये बात कहते ही यामिनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो कार्तिक पुजारी के साथ मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकल चुकी थी और कार्तिक पुजारी के साथ मंदिर की सीढ़ियां उतरने लग गई थी। यामिनी कार्तिक पुजारी से कहती है, पुजारी जी, आपने मुझसे वादा किया कि आप तारा की बची हुई दैवीय शक्ति को जागृत कर देंगे, पर आप आज तक तारा की शक्तियों को जागृत नहीं कर पाए हैं। कार्तिक पुजारी उदासी के साथ कहते हैं, यामिनी बेटी, मैं इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। यामिनी कुछ चिढ़ते हुए कहती है, आप कब तक ऐसी नाकाम कोशिश करते रहेंगे पुजारी जी, एक बार आप मुझे कोशिश क्यों नहीं करने देते। कार्तिक पुजारी भी चिढ़ते हुए ही पलट कर कहते हैं, एक बार कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला यामिनी, और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। पिछली बार भी तारा की शक्ति जागृत करने के लिए तुम्हें काफी वक्त लगा था, और इस बार तो बस तारा के पास दैवीय शक्ति का एक छोटा सा अंश है जो पता नहीं कब जागृत होगा। और तुम्हारी कोशिश करने के चक्कर में अगर वर्चस्विनी को इस बात की भनक लग गई तो फिर काले साए से लड़ने की जो हमें उम्मीद मिली है वो भी टूट जाएगी। वर्चस्विनी तारा को लेकर यहाँ से चली जाएगी। यामिनी पलट कर कहती है, तो फिर क्या करे पुजारी जी, ऐसे ही बस इंतजार करते रहें। कार्तिक पुजारी अपना दिमाग चलाते हुए कुछ सोचते हुए कहते हैं, एक काम और कर सकते हैं, तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ कुटिया में ही रहने के लिए आ जाओ। रही वर्चस्विनी की बात तो मैं उसे संभाल लूंगा। मैं उसे कह दूंगा कि तुम्हारी भी आंखें सही वक्त पर खुल गई हैं, तुम्हें भी युग से अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए तुम हमारे साथ रहने आ गई। यामिनी खामोशी रहती है, उसके समझ नहीं आता वो क्या जवाब दे। कार्तिक पुजारी यामिनी पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ते हैं, बोलो यामिनी, क्या तुम तारा की शक्तियां जागृत करने के लिए युग का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कार्तिक पुजारी यामिनी पर दबाव बनाते हुए फिर उससे पूछ पड़ते हैं, बोलो यामिनी, क्या तुम तारा की शक्तियां जागृत करने के लिए युग का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो? यामिनी अभी भी सोच में ही खोई रहती है। यामिनी ये बात अच्छे से जानती थी कि कार्तिक पुजारी का कहने का मतलब एकदम सीधा था। वो उससे युग और तारा में से किसी एक को चुनने के लिए बोल रहे थे। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, तुम चुप क्यों हो गई यामिनी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो क्या तुम युग का साथ छोड़ने के लिए तैयार हो? यामिनी बिना वक्त गवाए तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं पुजारी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप जानते हैं मैं युग बाबू का साथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। उनके बाकी के दोस्तों ने तो उनका साथ छोड़ ही दिया है। अगर मैंने भी उनका साथ छोड़ दिया तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाएंगे। आप उन्हें नहीं जानते, पर मैंने उन्हें हर रोज अपने आप से लड़ते हुए देखा है। मैं उन्हें ऐसे टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकती हूँ। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, यामिनी, यहाँ बात सिर्फ युग की नहीं है। तुम अच्छे से जानती हो कि अगर तारा के पास जो दैवीय शक्ति का एक अंश बचा हुआ है, अगर हमने उसे जागृत कर दिया तो सब कुछ बदल सकता है। बाजी पलट सकती है, जो कि इस वक्त उस काले साए के हक में है। यामिनी कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ पुजारी जी कि आप क्या कहना चाहते हैं, पर मैं भी अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मैं किसी भी कीमत पर युग बाबू का साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? कार्तिक पुजारी पलटकर कुछ कहते उससे पहले ही यामिनी अपना दिमाग चलाते हुए कार्तिक पुजारी को उन्हीं की चालाकी में फंसाते हुए कहती है, अगर बात ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ने की है तो एक काम करते हैं ना पुजारी जी, मैं युग बाबू के साथ ही कुटिया में रहने के लिए वापस आ जाती हूँ। आप वर्चस्विनी जी से कह देना कि युग बाबू के अंदर का भक्षानर खत्म हो चुका है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यामिनी की बात सुनकर कार्तिक पुजारी को गुस्सा आने लग जाता है। गुस्से से उनका चेहरा लाल होने लग जाता है। वो गुस्सा उनकी नाक पर भी साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ ही कहते हैं, मैं वर्चस्विनी से इतना झूठ भी नहीं बोल सकता यामिनी, और अगर कभी वर्चस्विनी ने युग को कुटिया में रहने के लिए हाँ भी बोल दिया तो मैं खुद युग को कभी कुटिया में रहने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं खुद उसे तारा से दूर रखना चाहूंगा। यामिनी कार्तिक पुजारी को बीच में टोकते हुए कहती है,
पर क्यों पुजारी जी? कार्तिक पुजारी यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि वो युग खुद भक्षानर का वंशज है। क्या पता अगर उसे तारा की शक्तियों के बारे में पता चले तो वो खुद तारा की शक्तियों को हासिल करना चाहे। कहीं ऐसा न हो कि काले साए के नुकसान पहुंचाने से पहले युग खुद ही तारा को नुकसान पहुंचा दे। जब वो अपने दोस्तों को मार सकता है शक्तियां पाने के लिए, तो तारा को मारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो युग एक नंबर का पापी। कार्तिक पुजारी अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि उसी वक्त उनकी नजर सीढ़ियों के नीचे खड़े युग पर पड़ जाती है। युग को देखकर कार्तिक पुजारी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। कार्तिक पुजारी आग बबूला होते हुए यामिनी से कहते हैं, ये भक्षानर का वंशज युग यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने इसे मंदिर के अंदर आने के लिए मना किया था ना, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? यामिनी खामोशी खड़ी रहती है। वो कुछ घबराने लग जाती है। उसके समझ नहीं आता कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले। कार्तिक पुजारी से बातें करने के चक्कर में वो भूल ही गई थी कि युग उसका नीचे इंतजार कर रहा था। सिर्फ कार्तिक पुजारी ही युग को गुस्से के साथ नहीं घूर रहे थे, बल्कि युग भी उतने ही गुस्से के साथ कार्तिक पुजारी को घूरे जा रहा था, जैसे दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हो। दोनों की नजरों में एक दूसरे के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। युग कार्तिक पुजारी को एकटक देखते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, इस पुजारी को देखकर लगता है कि यह अभी भी यामिनी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पुजारी कभी किसी को नहीं समझ पाता है, ना ही ये इस वक्त यामिनी को समझ पा रहा है, ना ही ये उस रात मुझे समझ पाया था। जैसे युग ये बात बोलता है, वो अतीत की यादों में चले जाता है। उन अतीत की यादों में जब वो अपने दोस्तों के साथ कार्तिक पुजारी की कुटिया में ठहरा था। अमावस्या की रात को बीते 15 दिन हो गए थे और 15 दिन बाद पूर्णिमा आ गई थी। कुटिया के अंदर सभी लोग सो चुके थे, बस एक युग ही था जिसे अभी तक नींद नहीं आई थी। वो बार बार करवटें बदले जा रहा था। वो जब भी सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता, उसे काले साए की बात याद आ जाती जो उसने जाते वक्त उससे कही थी कि एक दिन तेरे सारे दोस्त तेरा साथ छोड़ देंगे, तुझसे दूर हो जाएंगे। इसी ख्याल के कारण युग की बार बार नींद खुल जा रही थी और वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। युग बिस्तर पर ही उठकर बैठ जाता है और देखता है कि उसके अगल बगल जमीन पर ही बाकी सब सो रहे थे। कमरे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। युग मन में सोचने लग जाता है, इससे पहले कि वो काला साया मेरे दोस्तों को मुझसे दूर करने के लिए कुछ करे, उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। मैं कभी अपने दोस्तों से दूर नहीं हो सकता, वो सब मेरी जान है। युग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। युग इसी बारे में सोचते हुए खुद से कहता है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता हूँ। काफी दिन गुजर गए हैं। वो भक्षानर का अंश हम पर कभी भी हमला कर सकता है और हो सकता है कि इस बार मैं उसे रोक ही नहीं पाऊं। इस वक्त मेरे पास जितनी शक्तियां हैं उतनी उस भक्षानर के अंश को हराने के लिए काफी नहीं है। मुझे अपनी शक्तियां और बढ़ानी होगी, पर मैं अपनी शक्तियां कैसे बढ़ाऊं? युग अब अपनी शक्तियों को बढ़ाने के बारे में सोचने लग जाता है। युग इसी बारे में सोचते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कैसे बढ़ाऊं मैं अपनी शक्तियां? मुझे तो पूजा पाठ करना भी ठीक से नहीं आता है कि मैं देवों को प्रसन्न करके उनकी शक्तियां प्राप्त कर लूं। और वैसे भी मेरे शरीर के अंदर जो शक्तियां मौजूद हैं वो देवों की दी हुई दैवीय शक्तियां नहीं, बल्कि दैत्यों की दी हुई शैतानी शक्तियां हैं। इसलिए मुझे शैतानी शक्तियों की जरूरत है, ना कि दैवीय शक्तियों की। युग एक बार फिर गहरी सोच में डूब जाता है। वो बार बार अपने दिमाग पर जोर देकर यही सोच रहा था कि वो अपने अंदर की शक्तियों को कैसे बढ़ाए। युग भक्षानर के अंश के बारे में सोचते हुए कहता है, आखिर उस काले साए को शक्तियां कहां से मिलती थी? वो पहले तो इतना ताकतवर नहीं था जितना बाद में बन गया था। वो भी तो ग्रेवयार्ड कोठी में कैद रहकर कमजोर हो गया था। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, उस काले साए ने जब मेरे शरीर में प्रवेश किया था उसके बाद ही तो वो ताकतवर होना शुरू हुआ था, और वो मेरे शरीर में घुसा ही इसलिए था ताकि इंसानों के शिकार कर सके। इसका मतलब ये हुआ कि काले साए को शिकार करने से शक्तियां मिली थी, यानी कि अगर मैं भी इंसानों के शिकार करूंगा तो मैं भी अपनी शक्तियां बढ़ा सकता हूं। इतना कहकर युग खुद ब खुद चुप हो जाता है। इसके आगे एक शब्द तक नहीं बोलता है। शक्तियां कैसे बढ़ती हैं ये बात जानकर युग खुश तो हो गया था, पर जब उसे एहसास होता है कि शक्तियों को बढ़ाने के लिए उसे इंसानों को मारना होगा, तो इस बारे में सोचते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वो मायूस सा हो जाता है। युग घबराते हुए ही खुद से कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं भला इंसानों को कैसे मार सकता हूँ? मैं उस भक्षानर की तरह बुरा थोड़ी हूँ। युग अगले ही पल दूसरे नतीजे के बारे में सोचते हुए खुद से कहता है, पर अगर मैंने अपनी शक्तियां नहीं बढ़ाई तो वो भक्षानर का अंश फिर सबको ही मार देगा, कोई नहीं बचेगा।
युग के समझ नहीं आता वो क्या करे। वो दुविधा में पड़ गया था। अगर उसे अपनी शक्तियां बढ़ानी थी तो उसे इंसानों के शिकार करने पड़ते, जो कि उसके उसूलों के खिलाफ था। वो कभी अपने मतलब के लिए किसी की जान नहीं ले सकता था। युग इसी बारे में सोचते रहता है, बार बार अपने मन से पूछते रहता है कि वो क्या करे, पर आखिर में वो फैसला ले ही लेता है। युग खुद से कहता है, महायुद्ध जीतने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अगर मैंने इंसानों के शिकार नहीं किए तो मैं कभी अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाऊंगा, और यदि मैंने अपनी शक्तियां नहीं बढ़ाई तो मैं कभी उस काले साए का अंत नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी। लोगों के शिकार करने पड़ेंगे उस काले साए का अंत करने के लिए। युग बदले की आग में कहता है, उस काले साए ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया और अब बस मेरे दोस्त ही बचे हैं। वही मेरा परिवार है, और अगर अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे लोगों के शिकार करने भी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए आक्रोश के साथ कहता है, मैं अपने अंदर की अच्छाई को पूरी तरह खत्म कर दूंगा, इस दुनिया से बुराई का नाश करने के लिए। आज पूर्णिमा की रात है और महाशक्तिशाली बनने का सफर मैं आज से ही शुरू करूंगा। इतना कहकर युग अपने कदम आगे बढ़ाता है, कुटिया का दरवाजा खोलता है और चुपचाप बिना कोई आहट किए कुटिया से बाहर निकल जाता है। मंदिर परिसर के बाहर ही एक बड़ा सा लोहे का करीब 11 फीट का दरवाजा लगा हुआ था। वो दरवाजा जो पूरी तरह लोहे का बना हुआ था। युग उस दरवाजे को भी खोलने लग जाता है। दरवाजे की कुंडी पर जंग लगा हुआ था, जिस कारण जब युग दरवाजे की कुंडी खोल रहा था तो काफी ज्यादा आवाज हो रही थी। पर युग का इस चीज पर ध्यान ही नहीं था। उसके मन में बस घाट पर जाकर शिकार करने का ख्याल चल रहा था। दरवाजा करकराती हुई आवाज के साथ खुल जाता है और युग शिकार करने के लिए घाट पर निकल जाता है। युग के अंदर शिकार करने की तलब पैदा हो गई थी, जिस कारण वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। जब वो घाट पर पहुंचता है तो उसे वहीं पर गांव का एक आदमी नजर आता है। युग पहले तो बहुत हिचकिचाता है उस आदमी का शिकार करने के लिए। बार बार अपने मन से यही सवाल पूछता है कि वो उस आदमी को मारे या नहीं। पर जब वो ये सोचता है कि उस आदमी को मारकर वो अपने दोस्तों को उस काले साए से बचा सकता है, तो वो बिना फिर कुछ सोचे उस आदमी पर टूट पड़ता है। युग इंसान से हैवान बन जाता है। शिकार करते वक्त उसके हाथों पर बने 5 निशान पीली रोशनी के साथ चमकने लग जाते हैं। साथ में आंखों का रंग भी पीला हो जाता है। वो पूरी तरह बदल जाता है। युग उस आदमी के पास जाता है और अपना हाथ उस आदमी के पेट के अंदर घुसा देता है। एक बार में ही वो उसके शरीर में से सारी अंतड़ियां बाहर खींच लेता है और अगले ही पल दरिंदों की तरह उसका मांस खाने लग जाता है। युग का मुंह, हाथ पैर सब उस आदमी के खून से रंग जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब युग नहीं था बल्कि भक्षानर बन चुका था। युग पूरी तरह उस आदमी का मांस खाने में जुट गया था और एक के बाद एक उसके शरीर के अंग निकाल कर खाते जा रहा था। युग अभी उस आदमी का मांस खाकर खत्म कर ही रहा था कि तभी उसे अपनी दाईं तरफ से एक हलचल की आवाज सुनाई देती है, और जब वो अपनी नजरें दाईं तरफ करता है तो देखता है कि वहां पर कार्तिक पुजारी खड़े हुए थे, जो कि काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। युग को देखकर उनके हाथ पैर कांपने लग गए थे। कार्तिक पुजारी की आंखों में वो खौफ नजर आ रहा था जो आज से पहले कभी नजर नहीं आया था। जैसे ही युग कार्तिक पुजारी की तरफ देखता है, कार्तिक पुजारी तुरंत पीछे मुड़ते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी पर नजर पड़ने के बाद भी युग अपनी जगह से नहीं उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा जब कार्तिक पुजारी ने उसे देख लिया, क्योंकि इस वक्त युग युग नहीं था, उसके अंदर का भक्षानर उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। कार्तिक पुजारी के जाने के बाद युग फिर से मांस खाने में जुट जाता है, क्योंकि अब उसे मांस खाने में बड़ा मजा आने लग गया था। मांस खाते हुए ही युग अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो मंदिर की सीढ़ियों के नीचे खड़ा हुआ था और उसके सामने कार्तिक पुजारी और यामिनी खड़े हुए थे। कार्तिक पुजारी अभी भी युग को गुस्से के साथ ही घूरे जा रहे थे। कार्तिक पुजारी यामिनी से गुस्से के साथ फिर बोल पड़ते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं यामिनी, बोलो ये युग यहाँ पर क्या कर रहा है। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कार्तिक पुजारी से क्या बोले। कार्तिक पुजारी फिर बोल पड़ते हैं, मैं इस भक्षानर युग का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। इसने उस रात मेरी आंखों के सामने उस आदमी का शिकार किया था। मैं उस रात को कभी नहीं भुला सकता। मैंने कितना समझाया था तुम सब दोस्तों को, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर उस रात तुम लोग मेरी बात मान लेते तो आज सब लोग जिंदा होते। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी मैंने
मैंने कितना समझाया था तुम सब दोस्तों को, पर तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अगर उस रात तुम लोग मेरी बात मान लेते तो आज सब लोग जिंदा होते। इतना कहकर कार्तिक पुजारी फिर गुस्से के साथ युग की तरफ देखने लग जाते हैं। गुस्से से घूरते हुए ही कार्तिक पुजारी जब युग की आंखों में एकटक देखते हैं तो कार्तिक पुजारी को युग की आंखों में अतीत के पल नजर आने लग जाते हैं। वो पल जब उन्होंने युग को उस रात अपनी आंखों के सामने उस आदमी का शिकार करते हुए देखा था। इस वक्त कार्तिक पुजारी घाट पर झाड़ियों के पीछे खड़े हुए थे और वो छुपकर युग को दरिंदों की तरह इंसान का मांस खाते हुए देखे जा रहे थे। युग के हाथ खून से सने हुए थे और उसके मुंह में अभी भी इंसान का मांस लटका हुआ था, जिसे वो कच-कच करके दबाए जा रहा था। घाट पर सन्नाटा होने की वजह से युग के कच-कच करके मांस चबाने की आवाज घाट पर गूंजने लग गई थी। कार्तिक पुजारी युग को झाड़ियों के पीछे से छुपकर देख ही रहे थे कि तभी उनके पैर के पास एक बिच्छू आ जाता है, जिस कारण कार्तिक पुजारी तुरंत झाड़ियों पर से हट जाते हैं। उसी वक्त उनके पैर सूखे हुए पत्तों पर पड़ जाते हैं और उनकी चरमराहट की आवाज से हलचल होने लग जाती है। सन्नाटे में युग को पत्तों की चरमराहट की आवाज एकदम साफ सुनाई दे जाती है, जिस कारण वो अपने दाईं तरफ देखने लग जाता है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि कार्तिक पुजारी खड़े हुए थे। कार्तिक पुजारी और युग दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लग जाते हैं। युग को देखकर कार्तिक पुजारी के मन में वो खौफ पैदा हो गया था जैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देख ली हो। वो मौत जो कुछ ही पल में उनका काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम करने वाली हो। कार्तिक पुजारी मन में सोचते हैं, अगर एक क्षण भी मैं यहाँ पर रुका तो ये युग मेरे जीवन को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। मुझे अपनी जान बचानी होगी और सबको सचेत करना पड़ेगा, वरना वो सब इस भक्षानर युग के हाथों मारे जाएंगे। युग एकटक कार्तिक पुजारी को ही देखते रहता है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देता है। अगले ही पल कार्तिक पुजारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। उनके शरीर में जितनी ताकत थी वो पूरी जान लगाकर भागना शुरू कर देते हैं। कार्तिक पुजारी भागते हुए खुद से बड़बड़ाते हैं, वो युग पापी दरिंदा है, वो भी अपने पिता की तरह निकला, उस पर भी मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसी वक्त कुटिया से बाहर निकाल देना चाहिए था जब वो अपने पिता का शव लेकर आया था। यही सब बड़बड़ाते हुए कार्तिक पुजारी भागते जा रहे थे। कार्तिक पुजारी भागते हुए बार बार पीछे मुड़ रहे थे, ये देखने के लिए कि कहीं युग उनके पीछे तो नहीं आ रहा था, पर उन्हें अपने पीछे कोई आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पर फिर भी वो रुक नहीं रहे थे, बस भागते जा रहे थे। उन्हें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द वापस कुटिया पहुंचना था, जैसे वो ये बात जानते थे कि अगर वो रुके तो युग उसी वक्त वहां पर आकर उनका शिकार भी कर सकता था। कुछ ही देर में कार्तिक पुजारी अपनी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। कुटिया का दरवाजा टिका हुआ था। जब वो कुटिया के दरवाजे को धक्का मारकर कुटिया के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सब लोग अभी भी बड़े आराम से सो रहे थे, जैसे कि किसी को कुछ भनक ही ना हो कि बाहर युग ने क्या तहलका मचाया हुआ था। बस वहां पर चैटर्जी मौजूद नहीं था, क्योंकि उसका पहले ही ट्रांसफर हो चुका था और वो दूसरे शहर जा चुका था। कार्तिक पुजारी हाँफते हुए बोल पड़ते हैं, उठो उठो, तुम सब सो कैसे सकते हो, मैं कहता हूँ उठो। कार्तिक पुजारी की आवाज सुनकर जमीन पर ही चटाई पर सो रहे कछुए की आंख खुलने लग जाती है। जब कछुआ कार्तिक पुजारी को इतना घबराया हुआ देखता है तो वो फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ कार्तिक पुजारी से पूछता है, क्या हुआ पुजारी जी, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? आपका तो पूरा बदन पसीने से लथपथ है, आप काफी ज्यादा घबराए हुए भी लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? कार्तिक पुजारी ना में अपना सिर हिलाते हुए ही कहते हैं, कुछ ठीक नहीं है कछुआ, उसने हमें धोखा दे दिया है, वो दरिंदा है, वो बन गया। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, कौन क्या बन गया पुजारी जी, आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कार्तिक पुजारी कछुआ के सवाल का कुछ जवाब देते उससे पहले ही कमरे के अंदर हलचल होने की वजह से बाकी सबकी नींद भी खुल जाती है। जितने भी लोग थे सारे के सारे उठ जाते हैं। कछुए की तरह ही कार्तिक पुजारी को देखकर बाकी सब भी हैरान परेशान रह जाते हैं। बिंदु भी कार्तिक पुजारी से उठते से ही पूछ पड़ती है, क्या हुआ पुजारी जी, इतना शोर किस बात का हो रहा है, सब ठीक तो है ना? कछुआ भी कार्तिक पुजारी से बोल पड़ता है, पुजारी जी आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप काफी दूर से भागते हुए आए हैं। हर कोई कार्तिक पुजारी से कुछ न कुछ कहे जा रहा था, जिस कारण कार्तिक पुजारी बता ही नहीं पा रहे थे जो वो बताना चाहते थे। जब कुछ पल बीत जाने पर भी शोर कम नहीं होता है तो कार्तिक पुजारी चीखते हुए बोल पड़ते हैं, चुप हो जाओ तुम सब। कार्तिक पुजारी के चीखने की आवाज सुनकर सब एकदम खामोश हो जाते हैं। कमरे के अंदर वापस से सन्नाटा छा जाता है। हर कोई खामोश था और उनकी खामोशी भरी नजरें कार्तिक पुजारी पर टिकी हुई थी।
पर हर किसी की नजरें यही जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था, क्यों कार्तिक पुजारी इतने बौखलाए हुए थे। अभिमन्यु कार्तिक पुजारी को पानी का ग्लास देते हुए कहता है, आप काफी परेशान लग रहे हैं पुजारी जी, ये लीजिए, सबसे पहले आप पानी पीजिए, फिर आराम से बताइए हुआ क्या है। कार्तिक पुजारी घटाघट एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर देते हैं और फिर लंबी लंबी आहें भरने के बाद जब उनके दिल की धड़कनें कुछ नॉर्मल हो जाती हैं तो अगले ही पल सबसे बोल पड़ते हैं। मैं मंदिर के बाहर ही सो रहा था, तभी मुझे मंदिर के परिसर के बाहर जो लोहे का दरवाजा है ना, उसके खुलने की आवाज सुनाई थी। उस आवाज को सुनकर मेरी नींद खुल गई। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर युग था। यामिनी कार्तिक पुजारी को बीच में ही टोकते हुए बोल पड़ती है, क्या कहा पुजारी जी आपने? युग बाबू? कार्तिक पुजारी हामी भरते हुए कहते हैं, हाँ यामिनी, वहां पर युग ही था। मैं उसे रोकता उससे पहले वो दरवाजा खोलकर वहां से चले गया। मैंने उसी वक्त उसका पीछा किया और इसी के साथ कार्तिक पुजारी वो सारी बातें बता देते हैं जो भी उन्होंने युग को घाट पर करते हुए देखा था। साथ में ये भी बता देते हैं कि किस तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग कर आ गए थे। कार्तिक पुजारी की सारी बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए थे। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कार्तिक पुजारी की बात सुनकर ही सब लोग इतने ज्यादा हैरान रह गए थे कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे सबके लिए ये बात हजम करना मुश्किल हो। अभिमन्यु तुरंत कार्तिक पुजारी से बोल पड़ता है, ये आप क्या बोल रहे हैं पुजारी जी? युग ऐसा नहीं कर सकता। युग भला किसी का शिकार क्यों करेगा? कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ अभिमन्यु से पलट कर कहते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं भक्षानर का वंशज है। उसके लिए तो शिकार करना आम बात है। उसके खून में है इंसानों का शिकार करना। कछुआ नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं पुजारी जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं युग को बचपन से जानता हूँ, वो कभी किसी को नहीं मार सकता। कार्तिक पुजारी कहते हैं, तुम जिस युग को बचपन से जानते हो वो युग कोई और था कछुआ, और जिस युग को मैं देख कर आ रहा हूँ वो युग युग नहीं था बल्कि भक्षानर था। हर कोई कार्तिक पुजारी से कुछ न कुछ बोलते जा रहा था। बस यामिनी ही खामोशी के साथ खड़ी हुई थी, जैसे उसे इस बात का पहले से आभास हो कि युग वक्त आने पर किसी इंसान की जान ले सकता है। वर्चस्विनी, बिंदु और डायना को तो कार्तिक पुजारी की बात पर तुरंत भरोसा हो गया था, पर युग के बाकी के दोस्तों को कार्तिक पुजारी की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कायर भी बोल पड़ता है, नहीं पुजारी जी, जरूर आपसे देखने में कोई गलती हुई होगी, वो कोई और होगा। कार्तिक पुजारी चिढ़ते हुए कहते हैं, वो युग ही था कायर। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? जरा खुद सोचो, मैं तुम लोगों से झूठ बोलकर क्या करूंगा? मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बताओ युग कहाँ पर है? क्या तुम्हें वो यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है? कार्तिक पुजारी की ये बात कहते ही सब लोग अपने आसपास देखने लग जाते हैं, पर कुटिया के अंदर उन्हें कहीं पर भी युग नजर नहीं आता है। कार्तिक पुजारी बड़े ताव के साथ फिर से बोल पड़ते हैं, नहीं है ना युग यहाँ पर? वो यहाँ पर होगा भी कैसे? वो तो घाट पर इंसान का मांस खा रहा है। तुम लोग अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ घाट पर, वो युग वहीं पर होगा, तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सच क्या है। इतना कहकर कार्तिक पुजारी कुटिया के बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। कार्तिक पुजारी के पीछे पीछे ही बाकी सब भी कुटिया से बाहर निकलने लग जाते हैं। अभी सभी लोग कुटिया से बाहर निकले ही थे कि तभी उन्हें वहाँ पर युग आते हुए नजर आ जाता है। युग को देखकर सब लोग जहाँ पर थे वहीं पर रुक जाते हैं। कोई भी अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाता है। युग के कपड़े पूरे खून से सने हुए थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि उसके हाथ और मुंह पर भी खून लगा हुआ था। उसकी हालत देखकर ही बाकी सब समझ गए थे कि कार्तिक पुजारी ने उनसे जो भी कहा था एकदम सही कहा था। युग शिकार करके आया था, पर इस वक्त युग की आंखें नॉर्मल नजर आ रही थी। उसके हाथ पर जो 5 निशान बने हुए थे वो भी पीली रोशनी के साथ चमक नहीं रहे थे। युग के झुके हुए सिर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद अपनी की हुई हरकत पर शर्मिंदा हो। युग अपने कदम कुटिया की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ चीखते हुए कहते हैं, खबरदार युग, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तू जहाँ पर है वहीं पर रुक जा। यहाँ पर आने की सोचना भी मत। तूने जो किया है वो पाप है और पापियों की यहाँ मंदिर परिसर में कोई जगह नहीं है। युग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नम लहजे के साथ कहता है, पुजारी जी आप मेरी बात तो सुनिए। कार्तिक पुजारी युग को गुस्से के साथ घूरते हुए कहते हैं, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा तू जहाँ पर है वहीं पर रुक जा। कार्तिक पुजारी के इतने दबाव बनाने के कारण युग जहाँ पर था वहीं पर रुक जाता है। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ फिर युग से बोल पड़ते हैं, मेरे बस में होता तो मैं इसी वक्त तुझे मार देता युग, पर क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू चले जा यहाँ से, तू यहाँ पर नहीं रुक सकता है। युग नम लहजे के साथ ही कहता है, मैं कहाँ जाऊंगा पुजारी जी, आप ही बताइए।
आप एक बार मेरी बात तो सुनिए, कार्तिक पुजारी कहते हैं। ना मुझे कुछ सुनना है, ना मुझे कुछ जानना है। तुझे जहाँ पर भी जाना है तू वहाँ जा, पर तू यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये मेरा अंतिम फैसला है। यामिनी भी कार्तिक पुजारी को मनाने की कोशिश करते हुए कहती है, पुजारी जी आप एक बार युग बाबू की बात तो सुन लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ कहते हैं, मैं अपना अंतिम फैसला पहले ही सुना चुका हूँ यामिनी, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मैं तो इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। सारी गलती मेरी ही है, मुझे इसे यहाँ कुटिया में पनाह देनी ही नहीं चाहिए थी। मैं कैसे भूल गया कि ये भक्षानर का वंशज है। ये कभी भी अपना असली रंग दिखा सकता है और आज इसने घाट पर अपना असली रंग दिखा दिया है। कार्तिक पुजारी के इतना कहने के बाद यामिनी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो कार्तिक पुजारी से कुछ बोल सके, इसलिए वो चुप ही खड़ी रहती है। कार्तिक पुजारी की आंखों में देखकर युग भी समझ गया था कि वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, न ही वो राजी होते उसके वहाँ पर रुकने के लिए। इसलिए युग फिर कार्तिक पुजारी से कुछ कहता ही नहीं है, सीधे वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाता है। युग अभी पीछे मुड़ा ही था कि उसी वक्त यामिनी भागते हुए युग के पास जाती है और उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए युग बाबू, आप अकेले कहीं पर नहीं जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। युग धीरे से कहता है, पर यामिनी। यामिनी युग का हाथ थामते हुए कहती है, मैंने आपसे वादा किया था युग बाबू, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, चाहे कैसे भी हालात हो। तो अब मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। यामिनी के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर युग भी कुछ नहीं बोल पाता है। अभिमन्यु भी तुरंत युग की तरफ जाते हुए उससे कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा युग, जहाँ पर मेरे दोस्त के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ पर मैं कैसे रुक सकता हूँ। डायना मन में सोचती है, ये अभी भी ना, कब अकल आएगी इसे। पुजारी जी इतना कह रहे हैं फिर भी उनकी बात नहीं मान रहा है। मैं अभी को युग के साथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। इस युग ने मेरे अभी को भी मार दिया तो मुझे अभी के साथ जाना ही होगा उसकी हिफाजत के लिए। डायना अगले ही पल अभिमन्यु की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी अभी। डायना को अभिमन्यु के पास जाते हुए देख पलक भी तुरंत अभिमन्यु के साथ जाकर खड़े हो जाती है। युग के दोस्तों में बस कायर और कछुआ ही बचे हुए थे, जो इस वक्त बिंदु और वर्चस्विनी के पास ही अगल बगल खड़े हुए थे। कछुआ कुछ देर एकटक युग की तरफ देखता तो कुछ देर वर्चस्विनी की तरफ। एक तरफ कछुए की बचपन की दोस्ती थी तो दूसरी तरफ उसका प्यार। वो दुविधा में फंस गया था कि किसे चुने। इस दुविधा में सिर्फ कछुआ ही नहीं फंसा था बल्कि कायर भी फंसा हुआ था। एक तरफ युग था तो दूसरी तरफ बिंदु। कायर ये बात अच्छे से जानता था कि बिंदु कभी युग के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी। वो पहले ही उससे नफरत करने लग गई थी और अब युग के शिकार करने के बाद तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती। कायर मन में सोचने लग जाता है, मैं क्या करूं, बिंदु के साथ रहूं या फिर युग के साथ चले जाऊं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है,